Hello everyone, welcome to the free study jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन। ठीक, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मटेरियल साइंस का कवर किया था। आज हम लोग करेंगे मेटल फॉर्मिंग एंड फोर्जिंग। हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि मतलब प्रीवियस ईयर में वो पूछे गए हैं और भी मतलब कि जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका कास्टिंग, दूसरा हो गया फॉर्मिंग, तीसरा हो गया फैब्रिकेशन और ये फोर्थ हो गया मशीनिंग। ठीक, तो फैब्रिकेशन में हम लोग वेल्डिंग वाले आते हैं, मशीनिंग में हम लोग मेटल वो कटिंग करते हैं। ठीक, और वो हम लोग फॉर्मिंग में हम लोग शेप उसको देते हैं, जो भी मतलब हमारा डिज़ायर्ड शेप होता है वो हम लोग फॉर्मिंग में उसको मतलब कि देते हैं। ठीक, और कास्टिंग में हम लोग मतलब कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि कोई रॉ मटेरियल है उससे हमें कोई पार्ट बनाना है। ओके, तो मेटल फॉर्मिंग में क्या होता है कि मेटल फॉर्मिंग में हम लोग अगर कोई मतलब कि डिफरेंट पार्ट है उसको हम लोग उसमें हम लोग लोड लगाकर अपना डिज़ायर्ड शेप प्राप्त करना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ये मेटल फॉर्मिंग। ठीक, जिस तरह से देखिए मतलब कि फिगर में दिया हुआ है कि हम लोगों ने पी लोड लगाया है और इसको हम लोगों ने एक मतलब कि उसकी डाया उसकी कम कर दी है और लेंथ उसकी बढ़ा दी है। ठीक, तो इस तरह से मतलब कि पर्टिकुलर यही वाला प्रोसेस नहीं, इस तरह के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे ही प्रोसेस मेटल फॉर्मिंग के अंदर आते हैं कि मतलब पर्टिकुलर हम लोड लगा के अपना डिज़ायर्ड वो शेप हम अपना प्राप्त कर लें। ठीक, तो ये होता है आपका मेटल फॉर्मिंग। और मेटल फॉर्मिंग में क्या होता है कि जो आप स्ट्रेस जो इंड्यूस होती है, जो आप लोड लगा रहे हैं उसकी वजह से जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होगी वाली स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा होनी चाहिए और फ्रैक्चर स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। ठीक, यील्ड स्ट्रेस से क्यों ज़्यादा होनी चाहिए? अगर यील्ड स्ट्रेस से कम होगी और जब आप लोड हटा लेंगे तब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, और फ्रैक्चर स्ट्रेस से इसलिए कम होनी चाहिए कि वो फ्रैक्चर ना हो जाए पार्ट। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद आता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स। ठीक, जो आप मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें होता है उसकी वजह से जितने भी न्यू ग्रेन्स वो बनते हैं, उस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स को हम लोग बोलते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन। ठीक, और जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक, अब इसमें अगर फ्रिक्शन इफेक्ट वो कर रहा है तो जो भी मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा उसका फॉर्मूला है F=μ n प्लस ए टी रो नॉट। ठीक, म्यू तो आपका वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, एन हो गया आपका नॉर्मल प्रेशर, और जो आपका रो नॉट हो गया वो हो गया स्पेसिफिक कोहेजन ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, और ए टी हो गया जितना भी मतलब कि वो फ्रिक्शन एरिया होगा जितना, वो हो गया आपका ए टी। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए प्लास्टिक वो मतलब कि जितना भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसकी दो मतलब कि वो होती हैं कंडीशन। ठीक, एक होती है ट्रेस्का यील्ड क्राइटेरिया और दूसरा होता है ये वॉन मिसेस यील्ड क्राइटेरिया। ठीक, तो इस मतलब कि ट्रेस्का यील्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है कि प्लास्टिक फ्लो इनिशिएट्स व्हेन द मैक्सिमम स्ट्रेस रीचेस अ क्रिटिकल वैल्यू। ठीक, तो प्लास्टिक वो फ्लो तभी इनिशिएट करेगा जब मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू एक क्रिटिकल वैल्यू के तक पहुंच जाएगी। ठीक, अब और वॉन मिसेस में क्या होता है कि यील्डिंग तब स्टार्ट होगी जब शियर स्ट्रेन एनर्जी क्रिटिकल वैल्यू तक रीच कर जाएगी। ठीक, अब देखिए जो आपने ट्रेस्कास यील्ड क्राइटेरिया में देखा उसमें देखिए वो जो हमने बोला है कि क्रिटिकल वैल्यू तक पहुंच जाएगी, और तो वो क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी? वो होगी K=σy/2। ठीक, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मतलब यील्ड स्ट्रेस का हाफ जो होगा वो होगी वो क्रिटिकल वैल्यू। ठीक, और वॉन मिसेस में क्या होगा? यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय √3। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई क्रिटिकल वैल्यू की। ठीक, अब इसके बाद आता है दो वो आते हैं प्रोसेस, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग करते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर और मेल्टिंग टेम्परेचर के नीचे। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉट वर्किंग। और कोल्ड वर्किंग में टेम्परेचर क्या होता है? कोल्ड वर्किंग में रीक्रिस्टलाइजेशन और मेल्टिंग दोनों के ही बिलो होता है। ठीक, अब देखिए हॉट वर्किंग में इम्प्रूवमेंट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलोनिगेशन, रिडक्शन ऑफ एरिया, इम्पैक्ट वैल्यूज। ठीक, और इन्हीं का जब वो डिक्रीमेंट होता है वो होता है कोल्ड वर्किंग में। ठीक, डिक्रीजेस इलोनिगेशन, रिडक्शन ऑफ एरिया, इम्पैक्ट वैल्यूज। ठीक, ये सब होता है कोल्ड वर्किंग में। अब इसके बाद देखिए हॉट वर्किंग में क्या होता है? रिफाइनमेंट ऑफ क्रिस्टल अकर्स करते हैं। ठीक, और कोल्ड वर्किंग में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन अकर ही नहीं करते हैं। ठीक, न्यू ग्रेन्स जो होते हैं वो बनते ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है जो भी पुराने ग्रेन्स हैं वो बस इलोनिगेट करेंगे। ओके, ये आपका कोल्ड वर्किंग में होगा।
इसके बाद फोर्थ है कि जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है हॉट वर्किंग में वो लेस होता है, और जबकि ये कोल्ड वर्किंग में हाई होता है। इसके बाद फिफ्थ है नो इंटरनल और रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड। हॉट वर्किंग ना तो मतलब कि कोई भी इंटरनल स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगी, और कोल्ड वर्किंग में क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप करेगी, ठीक। इसके बाद सिक्स है नो इफेक्ट ऑन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट फैटिग स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ओके। और यही चीज़ जितनी भी ये मतलब कि वो है वो चीज़ इंक्रीज करेंगी कोल्ड वर्किंग, ठीक। इंक्रीज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट, फैटिग स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ठीक। तो ये हो गया आपका हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में डिफरेंस। अब इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा कि फोर्स जो भी मतलब कि रिक्वायर्ड होता है वो लेस होता है कि डिक्रीज होता है हॉट वर्किंग में, ठीक। तो इस तरह से आएंगे क्वेश्चन, ओके। अब वो आपसे उसमें सीधे सीधे वो तो पूछ नहीं सकता कि डिफरेंस बताओ, वो तो आपका मेंस में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। अभी के लिए आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लिक करने चाहिए। इसके बाद फोर्जिंग। फोर्जिंग देखिए, फोर्जिंग में क्या होता है कि हम कंप्रेशन के थ्रू मेटल को अपने डिज़ायर्ड शेप में लाते हैं, ठीक, कंप्रेशन के थ्रू। और फोर्जिंग में जो वो मतलब कि पार्ट की हमें स्ट्रेंथ प्राप्त होती है वो सबसे ज़्यादा या फिर सबसे अच्छी होती है जितने भी आपके मेटल फॉर्मिंग के प्रोसेस होंगे, ठीक। कास्टिंग, फोर्जिंग, रोलिंग, डीप ड्राइंग, उनमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ होगी वो होगी फोर्जिंग से, ठीक। अब देखिए फोर्जिंग तीन टाइप की होती है, ओपन टाइप फोर्जिंग, इम्प्रेशन टाइप फोर्जिंग और क्लोज टाइप फोर्जिंग। ओपन टाइप फोर्जिंग में क्या है कि कुछ पार्ट इसका मतलब कि मैक्सिमम पार्ट इसका ओपन होगा, ठीक। तो वो मतलब कि वो कूल जैसे जैसे हम लोग इसमें जब कंप्रेशन वो करते रहेंगे, ठीक, और जैसे इसका टेम्परेचर वो बढ़ेगा तो जो इसका ओपन पार्ट होगा वो कूल होता रहेगा, ठीक। और ये देखिए इसमें फिगर में दिया हुआ ओपन पार्ट और कवर्ड पार्ट कौन कौन से है, ठीक। अब इस तरह से देखिए इम्प्रेशन टाइप फोर्जिंग में, ये देखिए इम्प्रेशन टाइप फोर्जिंग में क्या होता है कि हम डाई में ही इम्प्रेशन बना देते हैं पार्ट के शेप के, ठीक। तो जब हम इसमें कंप्रेशन करते हैं तो हम मतलब कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तब तक करते हैं जब तक कि पार्ट जो है वो डाई की साइड वॉल को मतलब कि टच ना करने लगे, ओके। और इसमें से जब जब एकदम मतलब कि प्रोसेस मतलब कि काफ़ी लॉन्गर हो जाता है तो इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है से निकल लगता है, देखिए थर्ड वाले फिगर में। और जो जितना भी ये पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट जितना निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश, ओके। अब देखिए इसके बाद क्लोज डाई फोर्जिंग क्या होगा कि पूरा पार्ट क्लोज्ड होगा, ठीक। इसमें बस इतना ही है कि पूरा मतलब पूरा पार्ट जैसे कि इसमें देखिए कि थोड़ा पार्ट मतलब बाहर ये निकल रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट ओपन है ओपन टाइम है। और क्लोज टाइम में क्या होगा, पूरा पार्ट कवर्ड होगा, ठीक। ना तो इसमें कोई फ्लैश होगी ना तो कुछ होगा, ठीक। अब देखिए इसमें ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ओपन डाई फोर्जिंग। तो देखिए दो टाइप के ऑपरेशन है। पहले तो ड्राइंग में क्या होता है कि हम डायामीटर को कम करेंगे और लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे। और अपसेटिंग में क्या होगा कि हम डायामीटर को इंक्रीज़ करेंगे और लेंथ को डिक्रीज़ करेंगे। अब देखिए इसमें ओपन डाई फोर्जिंग में एक होती है हैंड फोर्जिंग, तो हैंड फोर्जिंग में हम क्या इसमें वो करते हैं कि पहले तो हमने पार्ट को रेड हॉट तक हीट हमने उसको करा, ठीक। और उसके बाद हमने हैमर से, ठीक, एनविल का यूज करके, स्वेज ब्लॉक का यूज करके हमने उसको उसके शेप में हैमरिंग करके उसके मतलब डिजायर्ड शेप में ले आए, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं स्मथी फोर्जिंग या फिर हैंड फोर्जिंग। अब इसमें देखिए बेसिक मतलब 6 टाइप के ऑपरेशन जो इसमें मेन जो है वो होते हैं, ठीक। एक तो हो गया अपसेटिंग, जो भी मतलब कि बताएं, इंक्रीज द डाया और डिक्रीज द लेंथ। इसके बाद होता है स्वेगिंग, ठीक, डिक्रीज द डायमीटर। बेंडिंग, वेल्डिंग, पंचिंग में जैसे कि होल अगर बनाने हैं, ठीक। और ये है सिक्स प्रोसेस आपका कटिंग आउट, ठीक। जितना भी वाला एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको वो कट उसमें वो कर दें, ठीक। तो ये हो गया आपके बेसिक 6 टाइप के ऑपरेशन ये हैंड फोर्जिंग में, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं ड्रॉप फोर्जिंग। तो ड्रॉप फोर्जिंग आता है आपका इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग में, ठीक। तो ड्रॉप फोर्जिंग में क्या होता है कि हम इसमें दो पार्ट होते हैं डाई के, एक होता है अपर हाफ और एक होता है लोअर हाफ। तो अपर हाफ को हम ड्रॉप करते हैं लोअर हाफ में, ठीक। और लोअर हाफ के ऊपर रखा होता है आपका पार्ट। तो जब हम उसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वो कंप्रेशन उसमें एक्ट होगा और वो अपने डिजायर्ड शेप में आ जाएगा, ठीक। एक ही बार हम उसको ड्रॉप हम वो करते हैं, उसको हमें कई बार उसमें ड्रॉप वो करना होता है, ठीक। और उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉकिंग, ठीक। मतलब कि कई बार अगर हम वो स्ट्राइक कर रहे हैं वो पार्ट पे तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लॉकिंग, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। एक हो गया आपका फुलरिंग, दूसरा एजिंग, तीसरा ब्लॉकिंग, चौथा फिनिशिंग और पांचवा ट्रिमिंग, ठीक। फुलरिंग और एजिंग में क्या होता है कि कहीं कहीं पे मतलब कि मेटल कहीं कहीं पे मेटल बहुत कम हो जाएगा या फिर कहीं कहीं पे मेटल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। फुलरिंग में क्या होता है कि मिडिल पार्ट में मेटल
कम हो जाता है, ठीक। एजिंग में क्या होता है कि मिडिल पार्ट में मेटल ज़्यादा हो जाता है। और ब्लॉकिंग जैसा कि बताया कि सेवरल स्ट्राइक ऑफ डाई एंड फ्लैश बिगिन, ठीक। इसमें हम लोग डाई की मतलब कि कई बार हम ड्रॉप उसमें करते हैं, ठीक, पार्ट में। और इसी प्रोसेस में फ्लैश मतलब कि वो बनना स्टार्ट होती है, ठीक। फिनिशिंग और ट्रिमिंग, ठीक। ट्रिमिंग में मतलब कि भाई जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा दिया। फिनिशिंग में हम लोग फाइनल उसको मतलब कि फिनिश उसको मतलब कि दे रहे हैं, ठीक। और उसके बाद आता है प्रेस फोर्जिंग, ठीक। प्रेस फोर्जिंग में क्या होता है कि हम लोग एक स्लो कॉन्टिन्यूस प्रेशर इज अप्लाइड टू द एरिया टू बी फोर्ज, ठीक। हम मतलब कि एक मतलब कि ग्रेजुअली प्रेशर अप्लाइड उसमें वो करते हैं, ठीक, दैट शेप लाने के लिए, ठीक। अब इसके बाद है क्लोज डाई फोर्जिंग। क्लोज डाई फोर्जिंग जैसा कि बताया कि ना तो कोई फ्लैश उसमें बनेगी और ना तो मतलब कि ये मतलब कि जो पार्ट होता है वो फुल्ली कवर्ड होता है। इसके बाद है कुछ मतलब कि मिसलेनियस फोर्जिंग ऑपरेशन है, तो उनको देख लेते हैं। पहला हो गया कॉइनिंग। तो कॉइनिंग में क्या होता है कि क्लोज डाई फोर्जिंग प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्लोज डाई फोर्जिंग प्रोसेस है, ठीक। तो क्लोज डाई फोर्जिंग प्रोसेस इन विच प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सर्फेसेस ऑफ द फोर्जिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लोज टॉलरेंसेस। क्लोज टॉलरेंसेस जैसे कि इसमें हमें कॉइन वो बनाना होता है, ठीक। तो ये कॉइन जब बनाना होता है तो इसी प्रोसेस का हम वो यूज़ करते हैं, ठीक, कॉइनिंग, ठीक। तो इसको आप बस ये देख लीजिए, मतलब डेफिनेशन से आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद सेकंड है हेडिंग। तो हेडिंग क्या होता है, ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस, ठीक। तो ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस इन विच अ रॉड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इनटू अ शेप विद लार्जर क्रॉस सेक्शन, ठीक। जो हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगी उसको हम लार्जर क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। और ये ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस है, हेडिंग। इसके बाद आता है कॉगिंग। कॉगिंग में क्या करते हैं कि थिकनेस जो होती है बार की उसको हम कम करते हैं। और स्क्यू फोर्जिंग में क्या होता है कि इस प्रोसेस से हम बॉल बियरिंग को बनाते हैं, ठीक। इसमें ये वाला स्क्यू फोर्जिंग वाला इसलिए बताया क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन आया है कि हम बॉल बियरिंग बनाने के लिए किस फोर्जिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग कायदे से याद कर लीजिएगा, स्क्यू फोर्जिंग, ठीक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो इसमें बनेगा ये यील्ड स्ट्रेस वाले में, ठीक। कि जो इंड्यूस स्ट्रेस होती है वो यील्ड स्ट्रेस और फ्रैक्चर स्ट्रेस के बीच में होती है, ठीक। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका इसकी जो कंडीशन है ये के इक्वल टू सिग्मा वाई बाई 2 और के इक्वल टू सिग्मा वाई बाई रूट 3, ठीक। ये दो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में आपको पॉइंट याद होने चाहिए। इसके बाद आपको ये ऑपरेशन का ये मतलब अगर ये ऑपरेशन दिए हुए हैं तो इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि किस ऑपरेशन के बाद कौन सा वो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक। और ये अपसेटिंग और ड्राइंग के ऑपरेशन याद होना चाहिए कि वो किस में वो डाया कम हो रही है और किस में लेंथ, ओके। और ये वाले ऑपरेशन आपको याद होने चाहिए, फुल रिंग, एजिंग, ब्लॉकिंग, फिनिशिंग एंड ट्रिमिंग। इनका सीक्वेंस आपको कायदे से याद होना चाहिए, ठीक। और ये कॉइनिंग, हेडिंग और कॉगिंग और स्क्यू फोर्जिंग, ठीक। इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और कल हम लोग इसके आगे देखेंगे ड्राइंग, ओके। सो थैंक यू गाइस।